पाइप है बना हुआ है, अगर उसमें इस टाइप का थ्रेडिंग आ जाए तो क्या पानी उससे सही से जा पाएगी? अगर एक दिन थ्रेडिंग हुआ तो धीरे धीरे थ्रेडिंग बढ़ते बढ़ते रिसाव होते होते तो बहुत बड़ा हो जाएगा और टूट जाएगा, ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। तो कहने का मतलब बहुत कुछ ऐसे सिस्टम हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में है जिसका इस्तेमाल होता है जहां ये थ्रेडिंग भी अलाउ नहीं है। थ्रेड भी रहेगा तो प्रॉब्लम वहां करेगा, ठीक है ना, ठीक है बाबू। तो उस कंडीशन में हमको थ्रेडिंग नहीं चाहिए। जैसे बता रहा हूं ये कहां कहां नहीं चाहिए, कहां कहां इस्तेमाल करते हैं बाबू। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, अच्छा ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। जो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट कहां कहां नहीं चाहिए, जैसे हम लोग कहां चाहिए, हमें नहीं चाहिए तो वेयर क्रैक्स बता दो तो बाबू कहां कहां नहीं चाहिए। जैसे प्रेशर वेसल है, प्रेशर वेसल में नहीं चाहिए, पाइप में नहीं चाहिए, वाटर टैंक में नहीं चाहिए, समझ, वहां मतलब ये थ्रेडिंग सब नहीं चाहिए। तो वहां इसका मतलब वहां नहीं चाहिए तो वहां प्री स्ट्रेस इस्तेमाल करेंगे। कौन सा इस्तेमाल करेंगे? प्री स्ट्रेस। या आरसीसी फेल हो जाएगा, पाइप में फेल हो जाएगा, प्रेशर वेसल में फेल हो जाएगा, वाटर टैंक में हो जाएगा। वाटर टंकी बाबू समझ रहे, वो वाटर टंकी जो छत पे रहता है आपका बना हुआ, ये प्लास्टिक वाला नहीं, किसी भी संस्था सब में, सरकारी संस्था सब रहता है, वाटर टंकी बनाते हैं ऊपर में, ठीक है, या किसी डिस्ट्रिक्ट समय बनाते हैं वाटर टंकी बनाते हैं, अगर कंक्रीट का बनाते हैं तो उस समय थ्रेडिंग नहीं चाहिए, तो उसके में हम लोग प्री स्ट्रेस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है बाबू, और कहाँ कहाँ होता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ठीक है ना, कहाँ कहाँ होता है? तो जहां आपको लॉन्ग स्पैन की चाहिए, यानी ब्रिजेज में चाहिए, लंबा स्पैन होगा, तो ये ज़्यादा लंबा स्पैन का मतलब है ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो बाबू लोड जैसे पड़ेगा तो बेंडिंग मोमेंट इसमें बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा आ जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे क्या? प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कंक्रीट यहाँ आपका फेल हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मैं पहले बता जो हूँ, ब्रिजेज में करते हैं हम लोग, ठीक है, पाइप में करेंगे, वाटर टैंक्स में करेंगे, प्रेशर वेसल में करेंगे, ठीक है, इस जगह हम लोग करेंगे। और कहाँ करेंगे? वो है जहाँ फैटिक लोड लगेगा, फैटिक लोड, फैटिक लोड, FATIGUE, जी, फैटिक लोड लगेगा। फैटिक लोड मतलब जहाँ रिपीटिंग लोड लग रहा है, जहां रिपीटिंग बार बार रिपीटिंग लोड लग रहा है, बार बार रिपीटिंग लोड लग रहा है, तो वैसे सिंपल दीजिएगा तो वहां क्या हो जाएगा बाबू? ये ब्रेक हो जाएगा, धीरे धीरे लूज हो जाएगा और टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट इस्तेमाल करेंगे। तो समझ में आ गया कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? तो हम लोग वहां इस्तेमाल करते हैं जहां लॉन्ग स्पैन है। बाबू यूजेज में पूछेगा तो लिखा दूंगा, लिख लीजिएगा, बोलते जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग वीडियो स्लो करके आप लोग लिख सकते हैं, अपना लिख लीजिएगा, ठीक है ना। कहाँ का इस्तेमाल होता है, यूजेज कहाँ हो रहा है बाबू? पहले यूजेज समझ लेते, अब डेफिनेशन समझ लेंगे कि डेफिनेशन में दिया गया है कि करते कैसे हैं। तो प्री स्ट्रेस कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? जहां लॉन्ग स्पैन्स हो, स्पैन में होता है फैलाव, स्पैन भी फैलाव, जहां लॉन्ग स्पैन है तो लॉन्ग स्पैन कहाँ होता है? ब्रिज में होता है। नजदीक पिलर नहीं देते हैं ना, ज्यादा दूर दूर पे रखते हैं, तो वहां हम लोग प्रोवाइड करते हैं जहां लॉन्ग स्पैन हो। जैसे कहाँ होता है? ब्रिजेज में हो सकता है। जहां हेयर लाइन क्रैक्स नहीं परमिट हम लोग करते हैं, वहां भी देते हैं। जहां हेयर लाइन क्रैक्स परमिट नहीं है, मतलब अलाउ नहीं है, तो कहाँ अलाउ नहीं है? वाटर टैंक में अलाउ नहीं है, वाटर टैंक में अलाउ नहीं है, प्रेशर वेसल में अलाउ नहीं है, ठीक है, पाइप में अलाउ नहीं है। और कहाँ करते अलाउ नहीं है? फैटिक लोडिंग में, जैसे रेलवे ट्रैक स्लीपर्स में, रेलवे ट्रैक का जो स्लीपर होता है, जो रेलवे ट्रैक बनी होती है बाबू, देखे होंगे कि रेलवे ट्रैक अगर इस टाइप से बना हुआ है, इस टाइप से इसे जा रहा है, तो इस बीच में ये स्लीपर दिया जाता है, स्लीपर दिया जाता है, ये स्लीपर दिया जाता है, ये सब स्लीपर सब है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का बना हुआ है, क्योंकि यहाँ रिपीटिंग लोड लग रहा है, यानी बार बार ट्रेन आ रही है, जा रही है, तो बार बार रिपीटिंग लोड लगते रहता है, तो यहाँ भी हम प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक बात बता रहे हैं, अगर कुछ दिन आपको कुछ नहीं, कुछ सालों की बात है, आप लोग अभी तो खैर पटना में अच्छा खासा बन चुकी है, फ्लाईओवर सब है, नहीं तो अगर 10-15 साल पहले की बात है तो देखे होंगे नीचे में पहले बनाते होंगे, प्री स्ट्रेस सिस्टम बनाए होंगे। आप अगर ध्यान दिए कभी दिए गए होंगे या कभी देखे होंगे पटना सब, इस तरीके से देखिएगा आपका बनाया हुआ था, ठीक है ना, इस टाइप से ये प्री स्ट्रेस कंक्रीट इस टाइप से सिस्टम बनाया हुआ। यहाँ आपको थ्रेड निकाला गया था बाबू, इस टाइप से यहाँ थ्रेड सब निकला हुआ है, ठीक है, यहाँ इस टाइप से निकाला हुआ था, ठीक है, यही है बाबू, स्टील सब है इस टाइप का। ये पूरा बॉक्स खाली है, ये अंदर में है, ये मैन होल की तरह समझ सकते हैं, ये पूरा खाली है। इसमें ये आपका पूरा कंक्रीटिंग से किया, ये पूरा कंक्रीट से भरा हुआ है, ये सब कंक्रीट से भरा हुआ है, ये सब आपका सारा क्या है?
कंक्रीट है, ये कंक्रीट है, कंक्रीट है, कंक्रीट है, और ये पूरा कंक्रीट है, ठीक है, इस तरह से। और इसमें वायर निकला हुआ है, ये कहाँ, यहाँ से क्या निकला, वायर निकला। तो ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। ये पहले नीचे में ग्राउंड पे बना लेते थे, ठीक है, और फिर बना के हम लोग ऊपर हम लोग रिक्वायर्ड पोजीशन पे डालते हैं। तो ये भी आपको प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट सब है, यानी आपको पहले स्ट्रेसिंग करके इस सबको बनाया हुआ है, ठीक है ना। प्री स्ट्रेसिंग चाहे पोस्ट स्ट्रेसिंग जो भी हुआ, तो करते कैसे हैं इसको मैं बताता हूं। ये मुद्दा समझ में आ गया बाबू, प्रॉब्लम समझ में आ गया, कहाँ कहाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो पॉइंट सब लिख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। या नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, बोलिएगा तो इसका भी नोट्स भी दे दूंगा। थोड़ा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, अभी नोट्स फिलहाल तो नहीं है, लेकिन बोलिएगा तो मैं कर दूंगा। और आप डेफिनीशन यूजेज सब लिख लीजिएगा। तो देखिए कहता है क्या, कंक्रीट इन व्हिच परमानेंट इंटरनल स्ट्रेसेस आर डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस्ड। कहने का मतलब क्या है, अच्छा छोड़िए बाबू, ये क्या है ना, इसका डिटेल अभी शॉर्ट बताता हूँ, बाद में हम इसको चर्चा ही करेंगे। तो होता क्या है, ये कंक्रीट है, समझिए, नहीं ये समझिए कि ये कंक्रीटिंग हमें करना है, ये कंक्रीटिंग हमको करना है, ये प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट वाला है, कंक्रीटिंग करना है, ठीक है ना। तो पहले कंक्रीटिंग करने से पहले क्या करते हैं, यहाँ हम एक एबटमेंट लेते हैं, ठीक है, एबटमेंट हम लोग ये एबटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एबटमेंट के लिए बाबू ये छोड़ते हैं, ये डेफिनेशन आपको बाद में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। डिटेल में मैं आगे पढ़ने वाला हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। बस एक सिंपल सा बताता हूँ कैसे कैसे होता है, कि बस ये समझिए कि हम लोग प्लेन सीमेंट कंक्रीट में या आरसीसी में क्या करते हैं, पहले खांचा बनाते हैं जिसको फॉर्मवर्क बोलते हैं, और उसमें पहले रेनफोर्समेंट बिछा देते हैं, रेनफोर्समेंट से बांध देते हैं, टाई कर देते हैं। इसके बाद आप शटरिंग प्रोवाइड करते हैं, फॉर्मवर्क देते हैं, फिर कंक्रीटिंग कर देते हैं, दैट्स ऑल, इतना ही हम लोग करते हैं। इस केस में एडिशनल क्या होगा, इस केस में एडिशनल क्या होगा, कंक्रीटिंग करने से पहले तो वहां भी करते रेनफोर्समेंट बांधते थे, तो यहां भी क्या करेंगे, यहां दो टाइप से होता है, ठीक है। तो एक टंडन जो होता है, स्टील रेनफोर्समेंट जो होता है, वो हम प्रोवाइड करेंगे, वो वहां भी करते हैं, यहाँ करते हैं, आरसीसी में भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं। लेकिन आरसीसी में क्या होता है, उसको खींचे हुए नहीं रहते हैं। इसमें क्या होगा, दोनों को दोनों साइड से खींचे देंगे, रेनफोर्समेंट को जो है टेंडन बोलते हैं, उसको दोनों साइड से खींच दिए रहेंगे, टान दिए रहेंगे, मतलब टेंसाइल डेवलप कर चुके रहेंगे। और डेवलप करके मतलब ये समझिए दोनों साइड से रस्सी है, रस्सी को खींचे हुए हैं, जितना हमको जरूरत है उतना सब डाल दिए हैं, दोनों साइड से जैक लगा के एंकर करके, उसको एंकरिंग करके, एंकरिंग से निकाल के, और उसको हाइड्रोलिक जैक से, क्योंकि हाथ से तो खींच नहीं सकते, इतना मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो उसको आपको हाइड्रोलिक जैक के माध्यम से एबटमेंट में सपोर्ट लगा के और उसको हम लोग खींचते हैं, टाइट हो जाता है। और इसके बाद कंक्रीटिंग कर दीजिए, कंक्रीटिंग कर दीजिए, हो गया कंक्रीटिंग। जब कंक्रीट पूरा सेट हो गया, हार्ड हो गया, तब इसके बाद उसको हाइड्रोलिक जैक को खोल दीजिए। तो क्या होगा, कंक्रीट अपने आप, वो स्टील रेनफोर्समेंट क्या होगा, सिकुड़ना चाहेगा, ड्यू टू इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी के कारण क्या होगा, सिकुड़ना चाहेगा, तो सिकुड़ना चाह रहेगा। तो वही है, कह रहा है, अब क्यों सिकुड़ना है, क्या है, तो बाद की बात समझेंगे, छोड़िए। यही है कि व्हिच परमानेंट इंटरनल स्ट्रेसेस आर डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस, जबरदस्ती इंट्रोड्यूस किया था। तो वही जो हम खींचते हैं वो परमानेंट इंट्रोड्यूस किया था, यूजुअली टेंशनड स्टील, मतलब स्टील को टेंशन करके किया जाता है जनरली, हालांकि कंप्रेशन भी करके कर सकते हैं, लेकिन जनरली टेंशन किया जाता है, टू काउंटरैक्ट टू द डिजायर्ड डिग्री द स्ट्रेसेस कॉज्ड इन द मेंबर इन सर्विस। कहने का मतलब है कितना हम लोग देते हैं उतना ही हम लोग डेवलप करते हैं। जैसे तो न्यूट्रल एक्सिस हो गया, इसमें जितना टेंशन डेवलप हो रहा होगा, मतलब जितना टेंशन डेवलप हुआ होगा, आरसीसी आप लोग देखे होंगे, आरसीसी में बनाए होंगे कि यहाँ कितना टेंशन डेवलप, जितना टेंशन डेवलप यहाँ होगा, जितना डेवलप हो रहा होगा टेंसाइल स्ट्रेस इसमें, उससे ज़्यादा ये क्या करना है, उससे ज़्यादा आपको प्रोवाइड करना है। मतलब जितना इसमें टेंशन डेवलप हो रहा होगा, समझ रहे हैं, मान लीजिए 10 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर यहाँ डेवलप हो रहा होगा, तो हम उससे ज़्यादा देंगे, यहाँ हम टेंशन डेवलप करेंगे। कैसे, यहाँ से सरिया यहाँ दिए होंगे, रेनफोर्समेंट यहाँ से, और यहाँ हाइड्रोलिक जैक लगा के यहाँ से जैक लगा के खींच रहे होंगे, ठीक है, खींच रहे होंगे। सोचिए खींचने से क्या होता है, ये खींच दिए हैं, इधर से खींच रहे हैं, इसमें टेंशन हुआ होगा। अब क्या क्या है, कंक्रीटिंग कर दिए हैं, अब इसके बाद क्या क्या है, कंक्रीटिंग कर दिए, पूरा कंक्रीट सेट हो गया, अब इसके बाद खोल दिए। तो जैसे खोल दिए तो अब क्या होगा, जैसे खोल दिया, हटा दिया, अब जैक से तना हुआ था, अब ये क्या सिकुड़ना चाहेगा, तो अब ये
शुरू में टेंशन में था, कंक्रीट कर दिए हैं, सेट हो गया, हार्ड हो गया, खोल दिए, तो ये क्या होगा, कंप्रेशन में अब आ गया, तो इसमें डेवलप हो गया कंप्रेशन, ठीक है ना। और इसमें जैसे ही लोड दीजिएगा तो इसमें डेवलप हो जाएगा टेंशन, यानी इस लोड के कारण इसमें डेवलप होगा टेंशन, और इसमें खुद का पहले कंप्रेशन है, दोनों क्या हो जाएगा, काउंटरैक्ट हो जाएगा, बैलेंस होगा, जीरो हो जाएगा। मतलब यहां से आपने दिया क्या है, फिर सुनिए, यहां से टेंसाइल फोर्स दिए, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं दोनों साइड से, इसमें पूरा में टेंशन डेवलप हो गया, दोनों साइड से हाइड्रोजन जैक ला खींच रहे हैं, टेंशन डेवलप हो गया। अब इसको सेट हो गया, हार्ड हो गया, खींच दिए, तो इसमें क्या होगा, एक दूसरे को सिकुड़ना चाहेगा, ड्यू टू इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, ये सिकुड़ना चाहेगा, तो इसमें डेवलप हो जाएगा क्या, कंप्रेशन, इस स्टील में डेवलप हो जाएगा कंप्रेशन, समझ रहे हैं ना। और उतना ही नहीं, स्टील के जो चारों ओर जो कंक्रीट होगा उसमें भी डेवलप हो जाएगा कंप्रेशन, तो अच्छी बात है ना जी। कंप्रेशन, स्टील तो टेंशन और कंप्रेशन दोनों बेस्ट है, कंक्रीट में कंप्रेशन डेवलप हो गया तो ये तो कभी नहीं टूटेगा और ब्रेक नहीं होगा, समझ। तब यहाँ हेयर जो होता है, थ्रेड होता है, इस टाइप से डेवलप नहीं होगा, समझ रहे, ये डेवलप नहीं होगा। तो यहाँ आपको डेवलप हो गया, क्या डेवलप हो गया, कंप्रेशन डेवलप हो गया। ये कंप्रेशन, तो मान लीजिए 10 एम्पा कंप्रेशन डेवलप हो गया, तो -10 एम्पा लिख दे रहे हैं। और ये हम जानते हैं कि कैलकुलेशन से पहले कि यहाँ जो लोड देते उसके कारण यहाँ 10 डेवलप होने जा रहा था, तो +10 हो गया डेवलप, तो ये 0 हो गया ना जी, यानी इसमें कुछ नहीं डेवलप हो रहा है। तो जब कुछ डेवलप ही नहीं हो रहा है स्ट्रेस, तो ये थ्रेडिंग सब क्यों आएगा, तो थ्रेडिंग नहीं बनेगा, समझे। हेयर लाइन क्रैक्स डेवलप नहीं होगा, श्रिंकेज क्रैक्सम नहीं आएगा, तो क्रैक्स नहीं आएगा तो वाटर टैंक में ये इजीली ही इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो यही कहने का मतलब, जितना ये चीज देना है, जितना ये आ रहा होगा, यहाँ टेंशन डेवलप हो रहा होगा, इसके कारण यहाँ टेंशन जितना डेवलप हो रहा होगा, टेंशन डेवलप हो रहा हो उतना ही, या उससे ज्यादा देना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा आप दे सकते, यहाँ 20 भी दे सकते थे, 20 भी दे सकते थे, लेकिन ये मतलब -20 दे सकते हैं। कंप्रेशन डेवलप हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन डेवलप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यही है बाबू प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग चलते हैं, क्या है, हम लोग चर्चा करते हैं बाबू, यहाँ सबसे हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा। मैं आपको IS कोड का चर्चा कर देता हूँ। आप जानते हैं कि मैं IS कोड बहुत ज़्यादा जिक्र करता हूं, चर्चा करता हूं, IS कोड का थोड़ा चर्चा कर दे रहा हूं, इसके बाद इस टॉपिक में आएंगे IS कोड में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं। और प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में यहाँ ज़्यादा नहीं आपके सिलेबस में है, नहीं तो बहुत चीज़ रहता है। हालांकि RCC में एक लॉसेस है जिसपे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, कुछ सब्जेक्टिव भी शायद मैं देखा हूँ, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, वहाँ सब्जेक्टिव में भी कभी शायद लॉसेस रिलेटेड पूछ चुका है कि प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में लॉसेस कितना होता है, कहीं सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, बट मैं कुछ क्वेश्चन सब करा दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में, सबसे पहले आपका जो है कोड है, इसमें टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया है, मतलब कौन कौन से टर्म इस्तेमाल हो रहा है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में, टर्मिनोलॉजी। जैसे एंकरेज, एंकर का मतलब ही जानते हैं, हालांकि बाबू एंकर का मैं फोटो दिखा देता हूँ, क्या होता है एंकर होता है, आप थोड़ा समझ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा एंकरेज क्या होता है, ठीक है ना। एंकरेज है बाबू, दिखाता हूँ अगर मेरे पास है फोटो। देखिए जैसे जो मैं ब्रिज का चर्चा कर रहा था, यही सब देखिए, ये है आपका इस टाइप का है, ये ब्रिज है, फ्लाईओवर से बना हुआ है, ठीक है, ये है, इसमें एंकरेज है, बट बढ़िया से पता नहीं चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इसको ये है ना बाबू, ये आपका जो बना हुआ रहता है यहाँ से होल, ये समझ रहे हैं, स्ट्रक्चर है, जो नीचे में 3 ठो दिया गया है, यहाँ स्ट्रेस वायर दिया गया है, यहाँ लगा हुआ है ये थ्रेडिंग दिया गया है, यही आपका प्री स्ट्रेस्ड स्टील है, सॉरी स्टील प्री स्ट्रेसिंग स्टील है, यही आपका एंकरेज की तरह काम करता है। चलिए ठीक है, तो एंकरेज भी आपको एंकरेज दिया जाता है, एंकरेज दिया जाता है। तो इन पोस्ट टेंशनिंग ए डिवाइस यूज टू एंकर द टेंडन्स टू द कंक्रीट मेंबर, ठीक है ना, एक पोस्ट टेंशनिंग में इस्तेमाल होता है, एक ऐसा डिवाइस है जो एंकर करता है, एंकर मीन्स होता है पकड़ना होता है, टू एंकर द टेंडन्स, मतलब टेंडन्स बोलते हैं बाबू, यहाँ टेंडन्स नाम होता है, जो स्टील जो देते हैं, यहाँ आपको स्टील शब्द नहीं इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ टंडन बोलता है, तो टंडन्स टू द कंक्रीट मेंबर, ठीक है। इन प्री टेंशनिंग ए डिवाइस यूज टू एंकर द टंडन्स ड्यूरिंग हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट, समझ रहे, तो प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग दोनों जगह ही आपको क्या कहते हैं, टंडन प्रोवाइड किया जाता है, और टंडन प्रोवाइड किया जाता है स्टील रेनफोर्समेंट को बोलते हैं, और जो पकड़ के रखता है
ठीक है ना। पोस्ट टेंशनिंग में एक ऐसा डिवाइस है जो एंकर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, आपको कंक्रीट और टंडन के बीच को बांध के रखता है, एंकर करके रखता है। नेक्स्ट है बॉन्डेड मेंबर है, बॉन्डेड पोस्ट टेंशनिंग है, कैरेक्टरिस्टिक लोड है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, कॉलम और स्ट्रेस है, क्रिप इन कंक्रीट है, क्रिप कोफिशिएंट है, फाइनल स्ट्रेस है, ये सब जानते हैं। तो चलिए सब है इस टाइप का है, कुछ सिंबल्स दिया हुआ है, ठीक है। मैं थोड़ा ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, मैं थोड़ा ही चर्चा को ज़्यादा नहीं करूंगा। इसके बाद कुछ मटेरियल है, सीमेंट के बारे में लिखा हुआ है, एग्रीगेट के बारे में लिखा हुआ है, सब ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं, जानते हैं उधर भी। और एडमिक्सचर है, वाटर के बारे में लिखा हुआ है। प्री स्ट्रेसिंग स्टील के बारे में लिखा हुआ है, प्री स्ट्रेसिंग स्टील। तो बाबू प्री स्ट्रेसिंग स्टील, यहाँ कौन कौन सा प्री स्ट्रेसिंग स्टील क्या क्या यूज होता है, 4 टाइप का होता है। आपके सिलेबस में ज़्यादा नहीं लिखा है बट मैं बता देता हूँ। तो प्री स्ट्रेस क्या क्या यूज होता है बाबू, आपको प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट में क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, सीमेंट कर रहे हैं, एग्रीगेट कर रहे हैं। हालांकि इसी टाइप से IS कोड 456 में भी लिखा हुआ है, ठीक है। मटेरियल हालांकि वहाँ से सीमेंट से शुरू किया हुआ है, तो यहाँ अच्छा इसमें सीमेंट से शुरू किया है, सीमेंट है, एग्रीगेट है, सबका IS कोड बताया है कि मैक्सिमम साइज कितना होना है, सीमेंट का क्या ग्रेड होना नहीं होना है, सबका चर्चा किया हुआ है। वाटर है, एडमिक्सचर है, सब है। ये RCC 456 में भी चर्चा किया गया। नेक्स्ट है एडमिक्सचर सेल, यहाँ प्री स्ट्रेसिंग स्टील। तो वहाँ भी आपको प्री स्ट्रेसिंग स्टील 4 तरीके के इस्तेमाल जनरली करता था। यहाँ भी है प्लेन, हाँ प्लेन हार्ड और प्लेन हार्ड ड्रॉन स्टील वायर है, बिल्कुल ये भी वहाँ भी इस्तेमाल करते थे। वहाँ 432 भी इस्तेमाल माइल्ड और मीडियम करते थे, यहाँ वो नहीं करते हैं, ठीक है। इसका सेकंड है आपका कोल्ड ड्रॉन इंटेंडेड वायर है, हाई टेंशन स्टील बार है, और अनकोटेड स्ट्रेसेस, रिलीव्ड स्ट्रेंड, ये 4 तरीके के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बाबू ये सब मैं नोट्स में आपको लिख के मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप बस ऐसा मत सोचिए इसे बोल रहे हैं। तो ये जैसे से मैं पढ़ रहा हूँ आपको नोट्स में भी इस तरीके से मैं बना के दे दूंगा, ठीक है ना, उस तरीके से रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। थोड़ा प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा कर लेते हैं इसे स्टील सब के बारे में। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है। हाँ, अब जो भी हम लोग चर्चा किए हैं 4 तरीके के स्टील है, उसके लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना कितना है वो भी आपका यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद अनटेंशनड स्टील क्या होता है, वो भी 4 टाइप का अनटेंशनड स्टील होता है, वो भी 4 टाइप का ही यह दिया हुआ है। स्टोरेज ऑफ मटेरियल का स्टोरेज कैसे करेंगे, ये भी IS कोड बोलता है, आप अपने मन से कहीं स्टोरेज नहीं कर सकते हैं, नियम कानून है। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट भी इस्तेमाल करते ग्रेड। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, लिखा देता हूँ। अच्छा क्या लिखाना है बाबू, ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, बोलते जा रहा हूँ, सुनते जाइएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ लिखना, बोर्ड पे लिखना टाइम लगता है, तो आप सुनते जाइए, समझते जाइए, मैं नोट्स प्रोवाइड करके आपको कर दूंगा। तो हम लोग पढ़ते हैं ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। क्या होता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट ऑब्वियसली वहाँ भी हम लोग जानते थे। RCC जो होता है उसको 3 भाग बांटे थे। RCC जो कंक्रीट होता है वो उस ग्रेड को 3 भाग बांटे। ऑर्डिनरी कंक्रीट याद होगा आपको, हम RCC में पढ़ाया हूँ, या कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ाया हूँ। कंक्रीट टेक्नोलॉजी तो खैर कंक्रीट का बहुत सारा टाइप बताया हूँ, डेंसिटी के आधार पे, ग्रेड के आधार पे, ठीक है ना। तो बहुत सारा आधार पे हम लोग वहाँ चर्चा किए थे, फील्ड वर्क के आधार पे, लेबोरेटरी के आधार पे, टेस्ट रिजल्ट के आधार पे, बहुत सारा हम लोग चर्चा किए हैं। इसी तरीके से हम लोग यहाँ भी वहाँ किए थे 3 तरीके से RCC में, याद करिएगा। आपका टेबल नंबर 2 में दिया है RCC के IS कोड 456 में टेबल नंबर 2 में। बाबू मैं जो बोल रहा हूँ ना शायद बहुत को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो अच्छे से पढ़े होंगे, जो मेरे से अगर RCC पढ़ते होंगे कहीं ना कहीं आप, तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि सर क्या बोल रहे हैं। उनको आपको IS कोड, आपको टेबल नंबर, पेज नंबर तक याद करवा देता हूं बच्चे को, ठीक है ना। तो वहाँ आपको जो होगा वहाँ देखेंगे होंगे, अब वीडियो सब देखे होंगे, पता चल जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ आपका टेबल नंबर 2 में वहाँ दिया हुआ था कि 3 टाइप से कंक्रीट का ग्रेड है आपका, ऑर्डिनरी है, स्टैंडर्ड है और हाई है। ऑर्डिनरी कंक्रीट 15 तक है, ठीक है ना, 15 है, 20 है, ओके। वो भी 2 टाइप का है, आपका 1978 वाला कोड में अलग दिया हुआ है, अभी 2000 वाला कोड में अलग दिया हुआ है। तो वहाँ भी आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि आपका ऑर्डिनरी कंक्रीट मिनिमम कितना है, मैक्सिमम क्या है। इसके बाद स्टैंडर्ड होता है 25 से 55 तक शुरू होता है। फिर आपका हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है 65 से लेके होता है आपका 80 तक ये होता है। उसी तरीके से यहाँ भी है बाबू ग्रेड का है, तो मैं लिखूंगा नहीं, उतना लंबा चौड़ा कौन लिखने जाएगा। हालांकि इसे एक लाइन डिफाइन कर दिया है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का परिभाषा। ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का परिभाषा कोई ये नहीं है, आपका IS कोड 456 में मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ। कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ऑलरेडी मैं RCC में चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है ना, RCC में चर्चा कर चुका हूँ, वहाँ देख लीजिएगा। तो ये ग्रेड है, ग्रेड ऑब्वियसली ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। तो यहाँ आपका डेजिग्नेशन, तो ग्रेड क्या होता है बाबू, यहाँ है मिनिमम है M30,
M30, M35, 40, 45, 50, 55, 60 तक दिया हुआ है। यानी यहाँ आपको M30 से लेके M60 तक 30 दूना 60 यहाँ तक है, जबकि आपका IS कोड 456 M15 से लेके 80 तक को डिफाइन करता है। M15 से लेके M80 तक बोलता है। 80 से ऊपर जाइएगा तो IS को सरेंडर करेगा भैया। 80 से अगर ऊपर इस्तेमाल करेगा तो हमारे कोड से एक भी चीज़ भी कुछ भी डाटा मस्त इस्तेमाल करो। जितना भी डाटा लिखा हुआ है वो M80 तक के लिए ही अलाउ है IS कोड 456। हालांकि बहुत सारा कुछ उसमें डाटा है जो M35 के बाद आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं 456, वो भी नोट में करके लिखा हुआ है कि M35 के अगर ऊपर जाते हैं तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी करना पड़ेगा, ये सब कोड में लिखा हुआ है। तो यहाँ ये कोड अलाउ करता है M30 से लेके M60 तक कर रहा है। तो ऑब्वियसली कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ M30 के लिए 30 हो जाएगा, 35 के लिए 35 होगा, 40 के लिए 40, 45 इस तरह से 60 के लिए। और आपको वहाँ भी मैं बता चुका था, यहाँ बताता M35 अगर लिखते हैं, M35 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? M मतलब होता है मिक्स होता है, और 35 मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है, मतलब आफ्टर 28 डेज। किसमें? तो एक क्यूब में, आप लोग क्यूब में, जो क्यूब का साइज होता है 15 सेंटीमीटर का क्यूब होता है, 28 दिन के बाद इसका स्ट्रेंथ 35 से कम नहीं आना चाहिए। तो यही होता है, ठीक है ना। इसमें एक यहाँ भी नोट, वहाँ भी उसमें ही नोट लिखा हुआ था, यहाँ